नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत कर रहे हैं गंगा प्राइम की। सबसे पहले बड़ी खबर, डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है मायावती ने। बसपा प्रमुख मायावती ने डॉक्टर अयूब, जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, डॉक्टर अयूब, उनको गिरफ्तार किया गया और इस पर ट्वीट किया। मायावती ने लिखा कि डॉक्टर अयूब ने अम्बेडकर के बारे में गलत लिखा, डॉक्टर अयूब को माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर माफी मांगने की बात कही है कि डॉक्टर अयूब को माफी मांगनी चाहिए। गोरखपुर से आपको बता दें, डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी हुई है और उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन पर धार्मिक भावना भड़काने, भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज हुआ था। और उसके बाद गोरखपुर पुलिस ने डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार किया, क्योंकि जो केस है लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है। उसके बाद गोरखपुर पुलिस को सूचना दी गई, गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर आपको दे दें, उनके बढ़लगंज पुलिस ने उनको उनके क्लिनिक से ही पकड़ा और उसके बाद लखनऊ के लिए पुलिस रवाना हुई। बहरहाल इस बीच में बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कुछ डॉक्टर अयूब ने लिखा वो गलत था, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये धार्मिक और भड़काऊ भाषण है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काता है। और आपको ये जानकारी दे दें कि उन्होंने पर्चे भी इस बाबत बंटवाए थे। एक उर्दू अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाया और पर्चे बंटवाए गए थे और उसमें आपत्तिजनक बातें कही गई थी। और उसी के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। और अब इस बीच में बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, डॉक्टर अयूब गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच में मायावती ने ट्वीट कर उनसे माफी मांगने को कहा। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर लापता अधिवक्ता का शव मिला है। लापता थे अधिवक्ता और उनका अब शव मिला है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, अधिवक्ता जो कि लापता थे, तलाश जारी थी, गायब थे, लेकिन अब उनका शव मिला है। 8 दिन से लापता वकील का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मार्बल के गोदाम में उनका शव छुपाया गया था। हत्या के बाद मार डाला गया है अधिवक्ता को, जो लापता थे, 8 दिन से लापता थे और अब उनका शव मिला है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की घटना है। एक के बाद एक अब इस तरह की जो घटनाएं आ रहे हैं, ये घटनाएं सवाल उठा रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। चाहे वो कानपुर के मामले हो, विकास दुबे, संजीत, उसके बाद कानपुर देहात का कांड, गोंडा का कांड, गोरखपुर का कांड, और उसके बाद ये बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बुलंदशहर में 8 दिन से लापता वकील का शव मिला है। अनुभव शर्मा संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, किन परिस्थितियों में शव मिला है, कब पुलिस को शव मिला है, किसने बताया या पुलिस ढूंढ रही थी तो इस बीच में उनका शव मिला है? पूरी जानकारी दें, जो अपडेट, जो जानकारी आपके पास है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बीती 25 जुलाई से जो अधिवक्ता है धर्मेंद्र चौधरी, ये लापता थे। लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और साथ ही इनका एक मित्र है विवेक और विक्की, जो खुद पुलिस के साथ मिलकर और पब्लिक के साथ मिलकर इनकी तलाश कर रहा था, जबकि उस पर लाखों रुपए का कर्जा धर्मेंद्र चौधरी जो अधिवक्ता है उनका बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो विवेक और विक्की है आरोपी, इसका टाइल्स का गोदाम है और वहीं इनका शव पुलिस ने देर रात बरामद किया है। अधजली हालत में शव 8 फुट गहरे एक टैंक है टाइल्स गोदाम के अंदर, जहां से पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही पुलिस की माने तो पुलिस के मुताबिक जो ये विवेक और विक्की है, ये अधिवक्ता का मित्र है और इस पर लाखों रुपए कर्जा होने के कारण इसने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर ही अधिवक्ता जो उनकी हत्या की थी और शव को अपने ही टाइल्स गोदाम के टैंक में डालकर उसमें आग लगा दी थी। फिलहाल पुलिस ने अधिवक्ता का जो शव है उसको क्या गिरफ्तारियां, क्या पुलिस को पता चल पाया कि कहां लापता थी या किसी ने किडनैप किया था, कौन हत्यारे हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, ये विवेक और विक्की जो इनका मित्र था, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जो इसके 2 और अन्य साथी हैं जो इसके नौकर हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दूं कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट की जब बात आई तो ये जो विवेक और विक्की है इसे मुकर गया, तो पुलिस को शक गहरा हुआ जब इसके टाइल्स गोदाम पर देर रात पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा और तलाशी ली, तो वहीं टैंक से 8 फुट गहरे टैंक से जो अधिवक्ता उनका शव अधजली हालत में पुलिस ने बरामद किया है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इस बीच में आपको ये भी बड़ी जानकारी देते हैं कि मामले में ट्वीट आया प्रियंका गांधी वाड्रा का। प्रियंका गांधी वाड्रा ने
निशाना साधा है प्रदेश की सरकार पर। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि यूपी में तो जंगल राज फैलता जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, यूपी में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था और उनकी लाश मिली, उनका शव मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। इस खबर से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स एबीपी गंगा ने आपको दी, हमारे संवाददाता ने सारी जानकारियां दी। बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा आगे लिखती हैं कि कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज है। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी, ये सवाल अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं। तो प्रियंका का ट्वीट, और प्रियंका ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है, कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं कि यूपी में जंगल राज है। आपको बता दें कि लापता अधिवक्ता का शव मिल गया है और उन्हीं के नौकरों को गिरफ्तार किया गया है, साथियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात आई तो उसमें जब उनके नौकर ने मना किया तो शक हुआ, उसके बाद दो की गिरफ्तारी मामले में अभी हुई है। बात सकल काज रामराज की। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ का ये पावन महीना चल रहा है और ऊपर से 5 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। जी हाँ, इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे जब श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। वैसे सबसे पहले आज के बारे में आपको अपडेट कर दें कि आज क्या क्या होने वाला है। आज से एसपीजी की टीम सुरक्षा की कमान पूरी तरह संभाल लेगी। हालांकि कल भी कुछ टीमें पहुंच गई थी, लेकिन आज से पूरी तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के हाथ में होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी बनाए गए हैं। तो एसपीजी सुरक्षा संभालने वाली है और दूसरी तरफ जो पुलिस है समन्वय बनाएगी, तो दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। तो जो स्पेशल ये फोर्स है वो जिम्मा संभालने वाली है। कल आपको बता दें कि एसपीजी टीम के कई कमांडोज पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के हाथ में। एसपीजी की टीम अब सुरक्षा की कमान संभालने वाली है। एक तरफ तैयारियां चल रही, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। और इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जो अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है, तो क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी कमान अपने हाथ में ले ली उन्होंने या कब तक लेंगे? देखिए राजीव, एसपीजी की एक टीम कल पहुंची है, कल शाम को, और अभी जो एसपीजी के जो ऑफिसर्स हैं वो कल पहुंचेंगे और उसके बाद वो बैठक करेंगे। लेकिन जो देर शाम को टीम पहुंची है वो ज़रूर आज जो महत्वपूर्ण जगहें हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कुल 68 ऐसे चेक पॉइंट्स हैं। हम इस वक्त ये इसको कहते हैं कि अयोध्या बाईपास पर है, साकेत तिराहा कहलाता है ये। यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देखिए इसी रास्ते से शहर के अंदर एंट्री होती है और कैसे बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया है, यानी एक ही रास्ता केवल खोला गया है। और किस तरह से पुलिस के जो लोग हैं वो मुस्तैद हैं, हर आने जाने वाले से पहले वो आईडी कार्ड देख रहे हैं, आधार देख रहे हैं, लाइसेंस देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही वो अंदर जाने दे रहे हैं। और आज एसपीजी की जो टीम है वो भी इन सब जगहों का मुआयना करेगी। और यहाँ पर सुरक्षा राजीव किस तरीके से की गई है, ये पुलिस के एक जवान और ये देखिए बॉडी वार्म कैमरा इनके पास है, यानी हर कोई जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक कैमरे में उसकी फ़ोटो, गाड़ी का नंबर, वो सब कुछ कैप्चर हो रहा है। और ये पुलिस के अपने रिकॉर्ड के लिए है। ये कैसे काम करता है ये? जी, ये व्यक्ति के अराजक चतुर जैसे कोई हो तो इसको ऑन कर दिया जाता है ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है जी, इसमें स्टोर हो जाएगा पूरा। और ये पुलिस आपका जो कार्यालय होगा वहाँ से जुड़ा है? जी, वहाँ से जुड़ा हुआ है और उसको जब चाहे हम दिखवा सकते हैं। और उसकी जो अभद्रता या फिर जो ऐसा कोई व्यवहार करता है, जी, यहाँ पर हमेशा बंद रहा है, यहाँ पर रास्ते हमेशा बंद किया गया है।
तो ये आप देखिए राजू, इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यानी बॉडी वार्म कैमरा दिया गया है, वो ऑटोमेटिक चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। जो गाड़ी जा रही है उसका नंबर रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं उनकी सारी जो फुटेज है वो रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का पूरा ये प्रोग्राम है 5 तारीख का, और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, आपने खुद बताया। तो इसमें एसटीएफ का एक घेरा होता है, फिर तीसरा जो आखिरी घेरा होता है वो लोकल पुलिस का होता है। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी काफ़ी अहम हो जाती है। तो आज एसपीजी की जो लोग पहुंचे हुए हैं, वो इन सारे जो चेक पॉइंट्स है या फिर जहां जहां प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है, जी। चाहे वो साकेत डिग्री कॉलेज की बात करें जहां पर वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, फिर वहां से वो राम जन्मभूमि परिसर होते हुए हनुमानगढ़ी, इन सब जगहों पर भी आज वो टीम जाएगी, अपना मुआयना करेगी। और उसके बाद कल जब एसपीजी के अफसर आएंगे तो वो लोकल जो पुलिस के अफसर हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक करेंगे। देखिए, वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी, जी। कोऑर्डिनेशन मीटिंग, क्योंकि उसके बाद यूपी पुलिस ने तो अपनी तरफ से एक ब्लूप्रिंट सिक्योरिटी का तैयार किया है, पर उसमें आखिरी टाइम पर एसपीजी बहुत सारे चेंजेस भी कर सकती है। जी। अनुभव, सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं लगातार कि किस तरह की सुरक्षा वहां पर एसपीजी कब कमान संभालेगी, सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर एक बड़ा सवाल ये है, वो कोरोना को लेकर है कि जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव केसेस वहां पर आए, अब बड़ी संख्या में आने वाले हैं, क्या वहां पर उसके लिए इंतजाम है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके? क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के आने की खबरें हैं, राजनेता पहुंचेंगे जिसमें बहुत सीनियर उम्रदराज लीडर्स भी हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है वहां पर? डॉक्टरों की टीम रहेगी क्या? किस तरह की इस बाबत तैयारियां वहां पर हैं? क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। देखिए राजीव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के चलते ही अयोध्या का ये जो कार्यक्रम है, इसको बहुत कट शॉर्ट किया गया है, यानी बहुत छोटे में, बहुत संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हम नित्य गोपाल दास जो महंत हैं उनके पास भी गए, तमाम साधु संतों से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर ये कोविड नहीं होता तो अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं होती। इतनी भीड़ होती, केवल देश से ही लोग नहीं आते, दुनिया भर से लोग यहाँ अयोध्या आते, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक क्षण है हर कोई उसका गवाह बनना चाह रहा है। लेकिन कोविड-19 के चलते सारी चीज़ों को बहुत ही सीमित तरीके से किया जा रहा है, और यही वजह है कि जो लिस्ट है गेस्ट की, 200 से ज़्यादा गेस्ट नहीं होंगे। वो एक बहुत बड़ा परिसर है जहाँ पर जर्मन हैंगर पंडाल जो है वो लगेगा, कुछ जो वीआईपी है वो वहाँ पर रहेंगे, कुछ मानस भवन वहाँ पर अंदर है वहाँ पर रहेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों को फॉलो करते हुए ही वो पूरा कार्यक्रम होगा। राजीव, इतना ही नहीं, जो अयोध्या के मठ मंदिर हैं, चाहे हम हनुमानगढ़ी की बात कर ले, देवकाली मंदिर की बात कर ले, नागेश्वर नाथ मंदिर की बात कर ले, यहाँ पर भी बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन है, बिना मास्क के एंट्री नहीं होती है। पुलिस के लोग रहते हैं, मठ के लोग रहते हैं, वो जाने ही नहीं देते। सभी जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा सैनिटाइजर के इंतजाम है। तो कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये पूरा कार्यक्रम होगा। जी, अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक तरफ कोरोना का काल चल रहा है, उसको लेकर अलग से तैयारियां हैं कि 2 गज की जो दूरी है वो मेंटेन हो सके, दूसरी तरफ सुरक्षा चाक चौबंद, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर कौशांबी से, जहां पर ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। कौशांबी से इस वक्त बड़ी खबर, ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत में 2 भाइयों की मौत हो रही है। 2 भाइयों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त कौशांबी से, हादसे में कार सवार 2 भाई, ट्रक और कार के भिड़ंत, इसमें 2 भाइयों की मौत की खबर मिल रही है। कानपुर से मिर्जापुर जा रहे थे दोनों भाई। सुबह करीब 4 बजे सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त बड़ी खबर, सड़क हादसे की बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कौशांबी से खबर मिल रही है। सड़क हादसे नहीं थम रहे, ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत में 2 भाइयों की मौत हो गई। यूपी में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जलस्तर डराने लगा है। अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो यहाँ पर राप्ती नदी में इतना पानी है कि खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी, या फिर यूं कहें कि राप्ती नदी उतार पर है। तो वहीं रोहिन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सरयू नदी भी उफान पर है। वहीं कुआनो नदी की बात करें तो ये लोगों को डरा रही है, यानी कि चौतरफा लोगों के लिए
खतरे का हिस्सा बने हुए हैं नदियाँ। ये नदियाँ लोगों को डरा रहे हैं। कई घर डूबे हुए हैं, कई घर डूबने की कगार पर हैं और स्थितियाँ कई गाँव में ऐसी हैं कि लोगों को अब आवाजाही के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए ये स्थितियाँ हैं कि नदियाँ अब विशाल होती चली जा रही हैं, अपना दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं और जो कुछ नदियों के बीच में आ रहा है वो सब नदियों में समाता जा रहा है, वो सब नदियों में विलीन होता चला जा रहा है और लोग अब नावों में बैठे हुए हैं। कई जगहों पर लोग प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन उनके लिए कोई मदद करेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन नदियों का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है कि कई किलोमीटर भूमि जलमग्न हो चुके हैं, किसानों की फसलें तबाह हो चुके हैं। नीरज हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। नीरज, जो स्थितियां हैं, नदियों का जो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कितना नुकसान, कितनी आबादी प्रभावित हुई है, ये सारी जानकारी दर्शकों को दें और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है ये भी बताएं। देखिए राजीव, अगर कहें राप्ती नदी की बात करें, उतार पर नदी है, लेकिन जो फैलाव हो रहा है वो गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है और लगातार नदी में पानी नेपाल से आ भी रहा है। यही वजह है कि ये नदी घट तो रही है, लेकिन इसका फैलाव होने के कारण गांव में पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति है और अभी इस मूड में नहीं है राप्ती कि वो अब घटेगी, बल्कि और अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए एकदम आतुर दिख रही है। इसी तरह रोहिन की बात करें, रोहिन भी खतरे के निशान से ऊपर है और रोहिन का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यही हाल सरयू का भी है और कुआनो जो अभी तक खतरे के निशान से नीचे तो है, लेकिन वो लगातार बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। इससे दक्षिण के गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। और राजू बता दें, लगातार हम ऐसे गांव में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है, जो लोग बंधे पे शरण ले रखे हैं जी। कल प्रशासन अपनी नींद से जागा है और जगत बेला के सेमरा गांव जाकर वहां पर राहत सामग्री दी है, लेकिन ये एक गांव में जाना और कोरम पूरा करना केवल इससे नहीं होगा राजीव, बल्कि जो भी गांव प्रभावित हैं, जो भी गांव टापू बन गए हैं, उन गांव में प्रशासन को जाना पड़ेगा। एबीपी गंगा लगातार ऐसे गांव हम लोग जाके दिखा रहे हैं। अभी गोरखपुर से सहजनवा के रोड पर भी हमने देखा, बंधे पर लोगों ने लगातार शरण ली हुई है और उनके गांव जो है जो नदी के किनारे के गांव है, पूरी तरह से डूब गए। तो उतार पर नदियां हैं, दूसरी तरफ कुछ गांव में प्रशासन की तरफ से मदद जरूर मिली है, लेकिन ज्यादातर गांव में लोग अभी इंतजार ही कर रहे हैं। उधर लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के अलावा मोहना नदी भी उफान पर है। तबाही का मंजर देखने को मिला है और लोग अब डरे हुए हैं क्योंकि रैनीगंज गांव में शारदा की कटान का कहर जारी है। कई घर नदी में अब तक समा चुके हैं। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी जगहों को पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन के द्वारा अनदेखी लगातार चल रही है। अनदेखी के चलते नौबत ये आ गई है कि उनको पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है। देखिए कैसे धीरे धीरे जमीन के हिस्से टूटते टूटते अब नदी में डूबते चले जा रहे हैं, नदी में बहते चले जा रहे हैं। अब लोगों को डर है कि कहीं और घर भी पानी में न चले जाएं। देखिए कैसे एक एक करके ये चीजें जा रही। देखिए कितना नजदीक ये कटान पहुंच गया और कैसे कटान धीरे धीरे हो रहा है। और स्थितियां हैं जब लगातार पानी छोड़ा जा रहा है नदियों में और ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, अपने रूप को और विशाल करते चले जा रहे हैं। शारदा नदी का कटान जारी है और ग्रामीण इससे परेशान है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नवीन अवस्थी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नवीन, बहुत कुछ तस्वीरों ने बता दिया है जो हमने दर्शकों को दिखा दी है। अब आप जमीनी हकीकत बताइए, लोगों की परेशानी से लेकर, नदियों के उफान से लेकर और प्रशासन की तैयारियों से लेकर। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें लगातार शारदा और घाघरा नदी उफान पर चल रही है। लगातार नेपाल इलाके में जब बारिश हो रही है वहां से भी पानी आ रहा है, जिसके चलते कई गांव जो है जलमग्न भी हो गए हैं। गांव में पानी घुस चुका है, सड़कों पर पलिया तहसील इलाके में सड़कों पर पानी गुजर रहा है। वहीं धौरारा तहसील के कई गांव लगातार कटान हो रही है, तेजी से कटान हो रहे हैं। कई घर समा रहे हैं उसमें, नदियों में लोग परेशान हैं, बेहाल हैं।
लोगों को कहना है कि शायद पहले अगर प्रशासन सचेत हो जाता तो कटान शायद नहीं होता। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मकान लोग अपने तोड़ रहे हैं और नदी जो है शारदा नदी जमीन को निगलने पर फूली हुई है। वहीं तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जी। लगातार पेड़, खेत खलिहान सब कटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नवीन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो खेत खलियान लगातार करते चले जा रहे हैं और लोग इस आस में अभी भी हैं, कुछ लोग वहां पर, कि प्रशासन आएगा और उनकी मदद जरूर करेगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक बड़ी खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर यह बड़ी खबर मिल रही है और हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा खत्म हो गई। हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा खत्म हो गई, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। और 62 साल से ज्यादा उम्र वालों की ये सेवाएं खत्म होगी। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, करीब 47,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं जो रडार पर 47,000। विभागीय समीक्षा के बाद ये फैसला लिया जा रहा है और आपको बता दें कि 62 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं अभी भी यानी कि काम कर रहे हैं। ऐसे में अब ये निर्णय लिया गया है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको उनकी सेवाएं खत्म की जाए। एक और बड़ी खबर, दिल्ली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस बीच एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त डिप्टी सीएम का दिल्ली का दौरा, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। किस सिलसिले में पहुंचे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुलाकात उनकी होनी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।